नमस्कार, वैदिक ज्योतिष में आप सभी का स्वागत है। दो बड़े सवाल हैं सेशन के स्टार्ट में ही। फर्स्ट इज़ नवमांश को क्यों देखा जाए एंड द सेकंड इज़ नवमांश को कैसे देखा जाए। नवमांश को देख पाना बहुत आसान है, डिफरेंट वेज़ हैं, डिफरेंट टेक्निक्स हैं जिससे आप नवमांश को देख सकते हैं, बी इट द आरटीएन कॉन्सेप्ट, एनटीआर कॉन्सेप्ट। द प्राइम थिंग इज़ कि नवमांश को आप क्यों देखें, आप नवमांश कुंडली को क्यों देखें, क्यों आप अपनी एनर्जी, समय, टाइम सब कुछ इन्वेस्ट करें नवमांश कुंडली के अंदर। और नवमांश कुंडली में भी आपको सेम प्लैनेट्स ही देखने को मिलेंगे, अलग लगन हो सकती है, तो चीज़ें और कॉम्प्लेक्स हो सकती हैं। तो कब हमें नवमांश कुंडली देखनी चाहिए, कब हमें उसे अवॉइड कर देना चाहिए और कब हमें उसे देखना चाहिए, कब वो प्राइम इंपॉर्टेंट हो जाता है। जैसे आप नवमांश कुंडली देख रहे हैं, आप सप्तांश कुंडली नहीं देख रहे, आप अपने D7 चार्ट को नहीं देख रहे, आप D3 चार्ट को नहीं देख रहे, दृष्टिकांड कुंडली को आप देख भी नहीं रहे। बहुत से लोगों को तो दृष्टिकांड की लगन तक का भान नहीं होता, उनको देखते हैं उसके बाद थोड़ा पता लगता है ठीक है ये लगन है दृष्टिकांड की। आप D10 चार्ट को ऐसे नहीं देखते, तो D9 को ही क्यों देखा जाए। इन सब सवालों के जवाब तलाशने की करेंगे कोशिश इस सेशन के अंदर। आप देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजर हेमंत। कनेक्ट बनाए रखिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, इंस्टा पे फॉलो कर लीजिए। हाँ मुझे पता है समय लग रहा है, आई नो गाइज, टाइम लग रहा है काफ़ी ज़्यादा लोगों को कुछ भी प्रोवाइड करने में, बीट द आंसर्स और बीट द फाइल कुछ भी भेजने में समय लग रहा है। बट आई एम रियली सॉरी, यहाँ पे जो भी काम करना होगा वो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे स्वयं करना चाहिए। इट बी द कंसल्टेशन, वो भी मैं स्वयं ही प्रोवाइड, मतलब मैं सेल्फ ही प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। ऐसा नहीं कि आपसे टाइम ले लिया एंड द थर्ड पर्सन कोई है जो आपके साथ कंसल्टेशन कर रहा है या कोई फाइल प्रिपेयर कर रहा है या कोई और काम कर रहा है। टेक्निकल काम्स को हम सेपरेट कर देते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू एस्ट्रोलॉजी दे आई टेक नो रिस्क द थर्ड पर्सन। सो समय लग सकता है, बट वन थिंग इज़ फॉर श्योर कि जितने भी आपके कंसर्न है उनको एड्रेस ये चैनल हम डेफिनेटली कर देंगे। इसी पॉजिटिव नोट के साथ स्टार्ट करते हैं आज के सेशन को। सो देयर इट स्टार्ट्स विद द नवमांश कुंडली। नवमांश कुंडली क्या है ये नवमांश कुंडली, क्यों इसके बारे में इतना चर्चा की जाती है, क्यों इसको इतना समय दिया जाता है और किस तरह से ये आपके मैरिज के डायमेंशन को प्रभावित करती है। आप जानना तो अब बेसिकली चाहते होंगे मैरिज के बारे में, स्पाउस के बारे में। हो सकता है आपके धारा कारक जो हों उनको नवमांश कुंडली इन्फ्लुएंस कर रही हो, तो उसको कैसे समझा जाए। नवमांश कुंडली क्या है? नवमांश कुंडली है 9th डिवीज़न नवे भाव का 9th डिवीज़न। मीन्स आपका ये कि नवमांश कुंडली से धर्म की यात्रा शुरू हो सकती है। लिटरली आप इसे ऐसे कह सकते हैं कि धर्म की यात्रा जो है वो नवमांश कुंडली से शुरू हो सकती है, कॉज ये 9th डिवीज़न करती है। हर राशि का, हर भाव का ये नवा हिस्सा है, उसको कंसीडर करके हम नवमांश कुंडली का निर्माण करते हैं। तो नवमांश कुंडली को नक्षत्र कुंडली भी कहा जा सकता है, बिकॉज नक्षत्र थोड़े टेक्निकल दिखाई देते हैं। अभी आपसे मैं कहूँ अश्विनी, भरणी और वहाँ पे प्लैनेट हो सकता है, 4th पद में हो सकता है, 3rd पद में हो सकता है। कितना इरिटेटिंग लगता है ना सुनने में कि एकदम से पूरे जज्बात बदल दिए आपने, तो कहीं से स्ट्रक्चर था इसको बिना स्ट्रक्चर के आपने बना दिया। तो नवमांश कुंडली उसे स्ट्रक्चर दे देती है कि ये पर्टिकुलर नक्षत्र जो है, ये प्लैनेट अगर इस डिग्री पे है तो ये उस नक्षत्र में होगा, उस नवमांश के अंदर होगा। तो इस तरह से नक्षत्र कुंडली और नवमांश कुंडली दोनों एक ही चीज़ हैं। देन द सेकंड कि नवमांश कुंडली आपकी आध्यात्मिक शक्ति को दिखाती है, या मैरिज को बाद में दिखाती है, या आपकी आध्यात्मिक शक्ति को दिखाती है। कॉज इस जीवन के अंदर केवल एक ऐसा पर्सन है जो आपका स्पाउस है, जिसे आप आफ्टर मैरिज तलाश करते हैं। आपके फादर, मदर, आपके सिबलिंग्स, आपकी फैमिली, आपके नक्षत्र, आपका कुल, आपका गोत्र, सब कुछ आपने पहले ही आपकी आत्मा ने डिसाइड कर दिया है। कोई ऐसा इंसान नहीं है जो अपने फादर कौन होंगे इनके लिए चार्ट मैचिंग कराने आए कि इस पर्सन के साथ मेरे संबंध कैसे रहेंगे, बट वो स्पाउस के लिए जरूर आएगा। बिकॉज वही एक ऐसा काम है जो इस जीवन में आपके सुपुर्द किया है डिवाइन ने, कि आप उसको ढूंढ सकते हैं। इसीलिए D9 चार्ट को स्पाउस की कुंडली कहा जाता है, कि ये आपको हेल्प करेगी आपके स्पाउस को जानने में, समझने में। इसका ये मतलब नहीं है कि D9 केवल और केवल स्पाउस के लिए है, कि D9 का मतलब तो आपका स्पाउस है, जब भी स्पाउस की बात होगी, पार्टनर की बात होगी, आप D9 को खोल लेंगे ना। D9 का मतलब है आपकी आत्मा की गति, और आत्मा ही वो कार्मिक संबंधों का निर्माण करती है। उसने मेन कार्मिक संबंध पहले ही बना दिए, बीट द फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, उनको आप इरेज नहीं कर सकते। इसी तरह आपका जो फर्स्ट स्पाउस है उसके साथ का जो संबंध है वो भी आत्मा निर्धारित करती है, और वहाँ D9 कुंडली काम आती है। तो यह सेकंड बात कि क्यों हम D9 कुंडली को देखें मैरिज के लिए, क्यों देखें इसे। देखना इसलिए ज़रूरी है कि जब प्रारब्ध संबंधों की बात होगी, जब ऐसे संबंधों की बात होगी जो जीवन भर चलेंगे, वहाँ पे आपको आपकी आत्मा से एक बार गाइडेंस लेनी होगी कि व्हाट टाइप ऑफ पर्सन यू हैव इन स्टोर फॉर मी। देन द थर्ड थिंग इज़ कि D9 कुंडली आपको ये बताती है कि कितना आपकी आत्मा के अंदर बल है, कितना स्ट्रेंथ है आपकी आत्मा के पास। जो लोग हनुमान चालीसा करते हैं उन्हें पता होगा, मन, क्रम, वचन, दे आर द 3 थिंग्स, कि मन, क्रम, वचन से जो ध्यान लगाएगा उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होंगी। तो मन मीन्स द इमोशंस, कर्म मीन्स द फिजिकल बॉडी, D1 जो है वो आप फिजिकल बॉडी है, वो कर्म करती है। और वचन का मतलब होता है अध्यात्म, अध्यात्म से ही वचन दिए जाते हैं। मीन्स आपकी आत्मा कितना उन वचनों के ऊपर खरा उतरेगी। इसका मतलब है कि D9 कुंडली जो है आपकी स्ट्रेंथ को दिखाती है। अगर आपकी D9 कुंडली और D1 कुंडली, मतलब अगर आपकी लगन कुंडली और नवमांश कुंडली में विरोध हो गया ना किसी भी तरह से, षडाष्टक संबंध बन गया कि साहब इसका तो 2-12 का संबंध बन गया, कि इसका तो साहब जो लग्नेश है वो नवमांश में किसी बुरी स्थिति में जाके बैठ गया। अब यहाँ पे क्या हुआ है कि उस पर्सन का जो कर्म है
लगन जो है वो आपके कर्म को बताती है, नवमांश आपके वचन को बताती है कि इसकी जो आत्मा है और इसकी जो फिजिकल बॉडी है उसके बीच में एक कॉन्ट्राडिक्शन आ चुका है, एक डिलेमा आ चुका है। अब ये जो कॉन्ट्राडिक्शन और डिलेमा है ये आपको कहीं भी मूव नहीं करने देगा, ये आपको कहीं पे भी लिटरली आपको ब्लॉक कर देगा एक बॉक्स के अंदर। ये मैं पर्सन है वो मूव ही नहीं कर पा रहा। तो ये क्यों होता है? दैट इज कॉज D1 और D9 के बीच का तालमेल इरप्ट हो गया, ख़राब हो गया, डिस्टर्ब हो गया। तो इसको आपको इरेज करना होगा, इसको आपको अपने दिमाग से निकालना होगा। एंड द फोर्थ थिंग इज़ की रेमेडीज़। जी हाँ, उपाय जो हैं वो कब तक वर्क नहीं करेंगे? जब तक आप अपनी नवमांश कुंडली को ना देख लें। देखिए, उपाय का जो मेन प्लैनेट है वो चंद्रमा है, सारे उपाय चंद्रमा से निकल के आते हैं। चंद्रमा संजीवनी है, चंद्रमा इज़ द संजीवनी। क्योंकि अगर आप बाय सुंदरकांड भी चले जाएं, बाय रामायण भी चले जाएं, दैन देयर इज़ दिस इन द लंका कांड, जब शक्ति लगती है तो वो कहता है ना कि रात में वो चमकती होगी। तो देयर इज़ दिस मून लाइट के अंदर संजीवनी एक्टिवेट हो जाती है। चंद्रमा के बिना किसी भी तरह का उपचार संभव नहीं है। चंद्रमा उच्च का कहाँ होता है? वृषभ राशि के अंदर। वृषभ राशि के अंदर चंद्रमा का नीच नवमांश आता ही नहीं है। जिस इंसान का चंद्रमा उच्च का हो गया उसके बाद पास एक चीज़ है, एक स्पेशल पावर है कि उसका चंद्रमा कभी भी नवमांश में नीच का नहीं हो सकता। और जिसका चंद्रमा एक बार नीच का हो गया उसका चंद्रमा नवमांश में उच्च का नहीं हो सकता। तो संजीवनी मीन्स जो जितनी भी रेमेडीज़ है ना उनका प्लैनेट पहले ही निर्धारित कर चुका है कि नवमांश को लेके उसका बहुत स्पेशल संबंध है, नवमांश को वो विशेष ऊर्जाएं देता है। ऐसे ही होता है कि लोग उपाय करते जा रहे हैं, उन्होंने उसे नवमांश से अलाइन नहीं करा है, D1 से अलाइन करा है, तो वो उपाय वर्क नहीं कर पा रहा है, उसका फ्रूटिफिकेशन नहीं निकल के आ पा रहा है। तभी तो उपाय जब बताते हैं तो दे से एक हमारे ही चैनल पे आपको मिल जाएगा एक सेशन दे रिगार्डिंग द नक्षत्रास की नक्षत्र के अंदर जाके कैसे प्लैनेट व्यवहार करता है, वर्क करता है। तो वहाँ पे नक्षत्र स्पेसिफिक हमको मंत्र जाप करने चाहिए विष्णु सहस्त्र नाम से। और ये विष्णु सहस्त्र नाम की जो फाइल थी नक्षत्र वाइज मैंने काफ़ी लोगों को सेंड भी करी है इंस्टा के ऊपर ही, तो आपने अगर अब तक नहीं देखी है तो आप भी फॉलो करके एक बार प्राप्त कर सकते हैं उसे। सो वहाँ आपको देखना चाहिए कि वो पर्टिकुलर प्लैनेट जो है वो कैसा वहाँ पे व्यवहार कर रहा है। तो ये सब बात हुई कि क्यों हमें जज करना चाहिए, कैसे हम जज करें। अब इसमें भी 50 चीज़ें हैं कि आपको नवम भाव से जाना चाहिए, कुछ लोग कहते हैं कि नवम भाव से जाना चाहिए। सो देयर इज़ कि मुझे नहीं लगता कि हमें चीज़ों को बहुत कॉम्प्लेक्स बनाना चाहिए। अगर आप नवमांश में नवम भाव से या नवमेश से जाएंगे, एक नई एक स्कूल ऑफ थॉट है कि आपको नवमेश से देखना चाहिए कि नवमेश उसका स्वामी है। तो अगर आप ऐसे करेंगे तो फिर आप D7 चार्ट को सप्तम भाव से देखेंगे, जबकि D7 चार्ट जो होता है वो पुत्र के लिए, पुत्री के लिए, चिल्ड्रंस के लिए होता है, 5th हाउस से जाना चाहिए। D60 चार्ट जो कर्म का चार्ट है उसको फिर आप क्या करेंगे कि 60वें भाव से देखें, या फिर हम 12 का भाग देते चले जाएं और फिर पंचम भाव से आके देखें। सो वहाँ चीज़ें कॉम्प्लेक्स हो जाती हैं। मेरा मानना है कि आपको लगन पहले पता करनी चाहिए, नवमांश की लगन आप पता कर लीजिए, लगन से देखिए। बिकॉज नवमांश को इतना आसान नहीं है नवमांश को समझ पाना। टाइम में थोड़ा सा भी डिफरेंस हुआ ना, आपकी नवमांश की लगन इधर से उधर हो जाएगी। इसीलिए BTR किया जाता है। पर्सन ने BTR नहीं कराया, लगन को उसने देख लिया, वो रेमेडीज़ करे जा रहा है, फूंक दिए उसने पैसे रेमेडीज़ के नाम पे, बट नॉट फॉर कंसल्टेशन, और फिर उसका कोई रिजल्ट नहीं निकलता। और कई बार होता है कि रिवर्स रिजल्ट आ जाता है, उल्टा और हो जाता है, बिकॉज आपने उसके बीच के कनेक्ट को डिस्टर्ब करने की कोशिश करी है। और व्हेन यू फॉलो एस्ट्रोलॉजी तो आपको स्पिरिचुअलिटी को तो फॉलो करना ही होगा। मीन्स एस्ट्रोलॉजी विदाउट स्पिरिचुअल होने का तो कोई सेंस ही नहीं बनता कि अगर आप स्पिरिचुअल नहीं होंगे तो फिर आप ये नहीं कह सकते कि ये प्लैनेट यहाँ क्यों बैठा है, ये कहीं और बैठ जाता। उसके पीछे, उसके बिहाइंड एक स्पिरिचुअल रीज़न है। तो आई थिंक आपको एक बार देखना चाहिए, आपको देखना चाहिए कि नवमांश की लगन कैसी है। अब मैरिज के ऊपर आ जाते हैं, काफ़ी ज़्यादा फिलोसफिकल बातें हो चुकी हैं, काफ़ी ज़्यादा एनालिटिकल बातें हो चुकी हैं। तो मैरिज को कैसे आसानी से जज किया जाए? द फर्स्ट थिंग इज़ कि आप नवमांश की लगन को उठा लीजिए और अपनी लगन को उठा लीजिए, दोनों के बीच संबंध देख लीजिए। अगर दोनों एक दूसरे से षडाष्टक योग रखती हैं, अब षडाष्टक क्या है कि एक से गिने तो दूसरा 6 नंबर पे आ जाए, एक से आपने गिना दूसरा 6 नंबर पे आ गया। अगर कर्क लगन है आपकी D1 में, मतलब जन्म कुंडली के अंदर, तो कर्क से अगर आप 6 गिनेंगे तो कहाँ आएगा? तो अगर आप कर्क से 6 गिनते हैं तो आएगा धनु। अगर नवमांश में धनु राइज हो रहा है तो वो षडाष्टक का संबंध बन गया। षडाष्टक के संबंध के अंदर जो स्पाउस आपको मिलेगा वो प्रारब्ध कार्मिक स्पाउस होगा। प्रारब्ध कर्म क्या होता है? ये ऐसा कर्म है जो जीवन भर चलता है, लाइफ लॉन्ग ये चलता है, मतलब उसकी छाप अमिट होगी। अगर आप ये पूछना चाहते हैं क्या उसकी छाप या उसकी जो यादें या थॉट्स हैं वो इरेज हो पाएंगे, लाइफ में कभी इरेज नहीं हो सकते। दैन द सेकंड इज़ कि प्रारब्ध से है, कहीं से भी वो पर्सन आपके जीवन के अंदर एंटर कर सकता है। एंड द थर्ड थिंग इज़ कि इसके अंदर दारा कारक की भूमिका बहुत कम हो जाती है, बिकॉज जब भी प्रारब्ध एक्टिव होता है ना, आदमी की इच्छाएं दफन हो जाती है, फिर जो करता है वो प्रारब्ध करता है। तो ये 3 चीज़ें हो सकती है। दैन द फोर्थ इज़ कि षडाष्टक का संबंध मैरिज को डिस्टर्ब कर देता है, बिकॉज एक दूसरे के ऊपर आपको बहुत ज़्यादा ट्रस्ट बना के रखना होता है। ऑल टाइम आपको ट्रस्ट और लॉयल्टी बना के रखनी होती है, और ये कंसर्न होता है कि लॉयल नहीं रह पाते, ट्रस्ट नहीं बना पाते। ऐसा है तो फिर षडाष्टक संबंध मैरिज के लिए सबसे डिस्टर्बिंग संबंध जो है वो बन सकता है। दैन द सेकंड इज़ कि 2-12 का संबंध होना।
द्विद्वादश का संबंध होना, सेकंड हाउस गेन का होता है, 12th हाउस लॉस का होता है। अगर आपकी लगन जो है कर्क है तो सेकंड हाउस कौन सा आएगा, सिंह, और सिंह से देखेंगे तो कर्क क्या है, 12th है। तो दोनों के बीच संबंध कैसा हुआ, दोनों के बीच काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल संबंध है, काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बिंग संबंध है, और ये संबंध जो है चीज़ों को स्पॉइल कर सकता है। इसीलिए ये 2-12 का जो संबंध होता है ना D1 और D9 के बीच, ये द्विद्वादश का संबंध मुझे डिस्टर्बिंग लगता है। इन द सेंस है कि एक पर्सन कमाएगा, दूसरा पर्सन उड़ाएगा, और ये हर चीज़ में आपको देखने को मिलेगा। बीट इन द इमोशंस, एक पर्सन इमोशंस लाएगा, दूसरा उसे ले जाएगा। एक पर्सन कुछ लेके आता है, सपोर्ट लेके आता है, दूसरा पर्सन उसको हवा में कर देता है। ये क्यों होता है, 2-12 का संबंध है। तो इससे हमें थोड़ा सावधान अपने आप को रखना चाहिए 2-12 से 6-8 से। अगर ये दोनों फॉर्मेशन है, मैरिज को डिलेड में ले आइए, ये मुख्य उपाय है। मैरिज के अंदर आपको थोड़ा डिले, रिलेशंस, मैरिज, सब चीज़ों के अंदर डिले लाना चाहिए। द थर्ड थिंग इज़ कि रिलेशन मैरिज में टर्न होगा या नहीं, ये नवमांश कुंडली से ही पता लगता है। बिकॉज नवमांश आधारशिला है, नवमांश वो स्ट्रेंथ है। नवमांश आपको बताती है प्रारब्ध कर्मों के बारे में कि ये पर्सन तुम्हारे लिए एक लंबा है या नहीं है, या लेफ्ट ओवर है कि बस आया बूम हवा में। एक पर्सन आता है, मिले 6 महीने 1 साल अंदान हवा में। तो वो पर्सन और नवमांश का जो सेपरेशन है वो मैंने स्थापित यहाँ करने की कोशिश करी है। नवमांश में एक बार चेक करिएगा वो पर्टिकुलर प्लैनेट आपका दारा कारक वहाँ कैसा बैठा हुआ है। जितना दारा कारक अपनी राशि के आसपास होगा, अपनी राशि से अष्टम राशि में ना हो, 6th राशि में ना हो, तो वो बेटर परफॉर्म करेगा। उसका तत्व समान होना चाहिए। अगर जल में यहाँ है तो वहाँ पे भी जल में हो, अगर यहाँ जल में है वहाँ अग्नि में है, तो दोनों में विरोध आ गया। जैसे कर्क और धनु में दोनों षडाष्टक हो जाती हैं, एक बढ़ा रही है, दूसरी डाउन कर रही है। तो वहाँ हमको ये देखना होगा कि दोनों के बीच में संबंध किस तरह का है। एंड द फोर्थ थिंग इज कि वर्गोत्तम प्लैनेट। वर्गोत्तम प्लैनेट क्या है? वर्गोत्तम प्लैनेट है कि लगन में भी वही है और नवमांश में भी वही है। इसी को कहते हैं कि मन, क्रम, वचन। तो उसने मन से भी वो वही है, कर्म से भी वही है D1 से, और वचन से भी वो बात भी उसी तरह की कर रहा है। तो वर्गोत्तम प्लैनेट सबसे इंपॉर्टेंट प्लैनेट होता है D9 में। जितने ज़्यादा प्लैनेट वर्गोत्तम है उतनी ज़्यादा चार्ट की स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। आपकी कुंडली, आपके आसपास वालों की कुंडली सबकी समान ही होगी, मतलब लगन अलग हो सकती है, प्लैनेटों की सिचुएशन अलग हो सकती है, बट एक पर्सन जो है वो किंग पोजीशन के ऊपर है, एक पर्सन जो है वो स्ट्रगल कर रहा है लाइफ में। द रीज़न बिहाइंड नवमांश की लगन के साथ कितनी तारतम्यता है, कि वो मन, क्रम, वचन से एक चीज़ के पीछे है या नहीं है, या उसका मन लगा हुआ है आकाश में, उसके कर्म है धरती के, और उसका जो वचन है वो पाताल में कहीं घूम रहा है। तो फिर वो चीज़ कभी भी मैनिफेस्ट नहीं हो सकती। तो वहाँ आपको क्या करना होगा, आपको स्थापित करना होगा दोनों के मध्य का डायरेक्ट लिंक। तो वर्गोत्तम प्लैनेट वो कर देता है। वर्गोत्तम प्लैनेट की दशा, उसकी सब दशा, उसकी एनर्जीज आपको आपके स्पाउस के बहुत करीब ले आती है। अगर चंद्रमा आपका वर्गोत्तम है तो चंद्रमा मीन्स मदर। अब आप DK को साइड कर दीजिए, सप्तम भाव को साइड कर दीजिए, सप्तम भाव में बैठे ग्रह को साइड कर दीजिए। चंद्रमा की दशा, चंद्रमा की सब दशा, चंद्रमा की सब टू सब दशा वो आपको हेल्प कर सकती है आपकी मैरिज में। और चंद्रमा क्या है, चंद्रमा मदर भी है, मदर इन लॉ भी है। तो दोनों ही तरफ से कुछ ना कुछ हो सकता है। चंद्रमा आपका आसपास का एनवायरनमेंट है, तो आसपास के एनवायरनमेंट से आने की पूरी कोशिश होती है। चंद्रमा जिस नक्षत्र में है उस नक्षत्र का जो नेम है वो आपके स्पाउस के नेम लेटर्स के अंदर आपको देखने को मिलेगा, उस डायरेक्शन में। अब ये पर्टिकुलर चार्ट के अंदर होता है उसकी डायरेक्शन। अब ये भी है कि वो प्लैनेट किस दिशा का है, ऐसा नहीं है कि उस चार्ट के अंदर वो किस दिशा में बैठा हुआ है। तभी तो आपका चार्ट एक कॉस्मिक ब्लूप्रिंट है, वो मतलब एक सिंगल है, वो इंडिविजुअल है। आप उसको जनरलाइज बहुत ज़्यादा नहीं कर सकते, बहुत ज़्यादा आप उसको जनरलाइज टू द एक्सटेंट नहीं कर सकते कि एक ही सेशन में आपको सबको आपके मैरिज के स्पाउस और सब कुछ बता दें। आप इतना जनरलाइज उसे नहीं कर सकते, सैड टू से और सैड टू फील कि हम नहीं कर सकते, बट ये ट्रुथ है, बिकॉज वो कॉस्मिक ब्लूप्रिंट है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि वर्गोत्तम प्लैनेट, बुध वर्गोत्तम है, बुध की साइड से, बुध की दशा से, बुध की सब दशा, बुध जैसा एक पर्सन वो आपके जीवन के अंदर आएगा। वर्गोत्तम प्लैनेट का पर्सन जीवन के अंदर निश्चित आएगा, निश्चित। ये डेफिनेटली लाइफ के अंदर स्ट्राइक नॉक करते हैं। अगर यही प्लैनेट कोई कमज़ोर प्लैनेट है, नीच का प्लैनेट हो गया नवमांश में, तो अब आप ये समझ लीजिए ये जो कमी है ये आपके स्पाउस में झलकती रहेगी। ऑलवेज लुक होगी कि ये कमी है इस पर्सन में, मतलब लाख गुण है बट ये एक चीज़ है जो सही नहीं है। ये क्यों है? द रीज़न बिहाइंड इज कि वो प्लैनेट नीच का है। उस प्लैनेट ने कहीं स्ट्रेंथ प्राप्त करी होगी D1 के अंदर, बट उसने उसे D9 में लूज़ कर दिया, तो वचन से वो फिर गया। इसका मतलब है जिन लोगों के इतने नीच के अगर कोई प्लैनेट है बहुत ज़्यादा D9 में, कहीं ना कहीं वो किसी न किसी वचन से, किसी न किसी सेइंग से वो फिरे हैं। मतलब उन्होंने कोई वचन दिया है और उसके बाद या तो पॉसिबिलिटी है कि उनके साथ चीटिंग हुई हो, उनके साथ कोई लॉयल ना रहा हो, या वो किसी के साथ नहीं रहे। इसको देखा जा सकता है। एंड द प्राइम रीज़न बिहाइंड दैट थिंग इज, और वाई इट हैपेंड इज एक्चुअली दैट प्लैनेट, कि वो प्लैनेट कौन सा है। अब सूर्य है तो सूर्य के कारण ऐसा हुआ होगा, बुध है तो बुध के कारण ऐसा हुआ होगा। इससे ये पता लगाया जा सकता है कि पास्ट लाइफ में इस पर्सन ने कहीं कुछ ऐसा तो नहीं करने की कोशिश करी, और जो भी आपने करा है वो पैटर्न आपको इस जीवन के अंदर भी हो सकता है देखने को मिल जाए वापस से।
तो उससे हमें थोड़ा सावधान रहना चाहिए। जो भी नीच का प्लैनेट है उसकी सबदशा, उसकी महादशा आते ही अपने एफर्ट्स को रोक देना चाहिए, अदरवाइज़ वही डिवाइन बैग में से निकाल के ऐसा पर्सन दे देगा जो उसी तरह का होगा। तो आपको कहीं ना कहीं वो लाइन ड्रॉ करनी होगी, कब एफर्ट दें कब एफर्ट ना दें। अगर वहीं कोई उच्च का प्लैनेट है तो आपने किसी की तरफ अपने वचनों को निभाया है, किसी के साथ टू दी एक्सटेंट आप लॉयल रहे हैं, और उसके रिवॉर्ड में आपको आपका स्पाउस इस लाइफ के अंदर डेफिनेटली देखने को मिलेगा। और स्पाउस भी ऐसा ही होगा, मतलब वो आपके साथ आपको लॉयल्टी की एनर्जीज उसके अंदर से महसूस डेफिनेटली होंगी। और आप पास्ट लाइफ में लॉयल थे या कोई आपके टुवर्ड लॉयल था, वो वाइस वर्सा है, दोनों तरफ चलती है ये धार। तो ये आपको देखना होगा कि वो जो दशा है उसके अंदर जो स्पाउस पार्टनर आपको मिलेगा वो पर्सन आपके लिए डेफिनेटली है। अब इसमें भी कोई क्वेश्चंस हैं कि क्या उस दशा सब दशा को अवॉइड किया जा सकता है। चैतन्यता का लेवल है, अगर आप बहुत चैतन्य हैं, आप समझ चुके हैं ये पर्टिकुलर दशा जो है इसके अंदर ऐसा हो सकता है, तो आप उसे अवॉइड कर सकते हैं। दो, जो चीज़ें फाइनलाइज हो चुकी हैं, प्रारब्ध में लिख चुकी हैं, उन्हें अवॉइड करना बहुत मुश्किल है। बट फिर भी अगर आप चैतन्य हैं, चैतन्य पुरुष जो हैं वो बहुत कुछ कर सकते हैं। तो चैतन्य होना वो आपकी स्पिरिचुअलिटी का लेवल है। एट द एंड D9 क्या है? आपकी आध्यात्मिक शक्ति है। D9 को कोई भिड़ते ही ये नहीं कहता कि ये बस मैरिज है कि इसको 24 घंटे आप देखते रहिए कि यही आपका स्पाउस है, ऐसा नहीं है। D9 आपकी आध्यात्मिक चेतना का स्तर है। किसी की आत्मा कितनी कोमल है, किसी की आत्मा कितनी कठोर है, कोई कैसा योगी है, कोई ज्ञान योगी, कोई कर्म योगी, कोई भक्ति योगी, कोई तपस्वी, उसको आप D9 से समझ सकते हैं। और वही एट द एंड मैनिफेस्ट होता है आपके स्पाउस के रूप में। वही, क्योंकि स्पाउस बहुत बड़ी चीज़ है। अगर सही मिल गया पर्सन तो लाइफ बना दे, और सही नहीं मिला जड़ से उड़ा दे। तो वो देखने के लिए आपको D9 को पूरी तरह तरजीह देनी चाहिए। इसीलिए वो आपको गॉड ने कहीं ना कहीं फ्री विल दी है। अदरवाइज लोग आते हैं चार्ट मैच कराने अंदर से कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, बट मैन कम्स टू द फादर, द मदर, द ब्रदर, द सिस्टर। किसी भी आत्मा ने कभी किसी एस्ट्रोलॉजर से चार्ट मैच नहीं कराया होगा कि ये मेरे फादर हो सकते हैं या नहीं हो सकते। यही एक फ्री विल मिलती है आदमी को, और वो आपके अध्यात्म के प्रभाव है, वो आपका अध्यात्म का प्रभाव है कि वो आपको फ्री विल दे दी गई है। तो इसको आप चेक कर सकते हैं। चेक करने के कुछ सूत्रास मैंने बताए हैं। अब हम इसमें देखते हैं कि नवमांश के अंदर 7th हाउस का लॉर्ड किस किस तरह से घूम रहा है और उसके क्या प्रभाव हो सकते हैं। अगेन मैं कहूँगा लगन को देखिए, लगन को प्रायोरिटी दीजिए, लगन को टॉप नॉच प्रायोरिटी दीजिए। लगन राइजिंग इज़ एवरीथिंग। तो लगन को ही आपको देखना है। ये फर्स्ट सेशन है नवमांश सीरीज़ का, इसमें लगन को ही आपको देखना है। नवम भाव नवमीश से डिफरेंट स्कूल ऑफ टेक्निक्स और थॉट्स को अप्लाई एक साथ मत करिएगा, नहीं तो 9 प्लैनेटों में से 7 प्लैनेट आपको आपके स्पाउस दिखाते हुए दिख जाएंगे, और फिर ऐसा लगेगा कि मेरा स्पाउस नहीं है, एक मल्टी पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से पीड़ित कोई पर्सन है। इसके अंदर सारे ही प्लैनेटों के गुण आ गए, क्योंकि आप उनको ला रहे हैं खींच के। वो जो चीज़ उसके लिए बनी नहीं है उसको आपको अलग रखना चाहिए ना, साइड लाइन कर देना चाहिए। तो यहाँ पे आपको एक बार टेक्निक्स को यूज़ करना है जो इसी सेशन में बताइए। ऑन दैन इज द 7th हाउस के लॉर्ड को देखना है। नवमांश कुंडली का सप्तमेश कैसे आपके नवमांश कुंडली में घूम रहा है, इसको आपको एक बार चेक करना है। तो अब इसको हम करने की कोशिश करते हैं इस सेशन के अंदर। देखिए कौन सा प्लैनेट है जो नवमांश के अंदर बैठा हुआ है, मींस लगन के अंदर बैठा हुआ है। कौन सा प्लैनेट है जो नवमांश की लगन में बैठा हुआ है, नवमांश का लग्नेश कहाँ पे बैठा हुआ है। दो चीज़ों को आपको कंसिडर करना है। द फर्स्ट इज कि नवमांश की लगन में कौन सा प्लैनेट बैठा हुआ है, एंड द सेकंड इज कि नवमांश का लग्नेश कहाँ पे अपनी सीट को लगा के बैठा हुआ है। सो फर्स्ट में आता है कि लगन जो है नवमांश की वो क्या है। लगन जो है नवमांश की वो आधार है, आपके स्पाउस का आधार है, आपकी मैरिज का। इसके अंदर जितने अच्छे प्लैनेट होंगे, जितने बेनिफिक प्लैनेट होंगे, उतना ही अच्छा व्यक्तित्व जो है, पर्सनालिटी जो है आपके स्पाउस की निकल के आएगी। अगर इसके अंदर चंद्रमा जैसा कोई प्लैनेट है तो ये पर्सन को डेफिनेटली अट्रैक्टिव बनाएगा। शुक्र जैसा कोई प्लैनेट है ये भी पर्सन को चार्मिंग बनाएगा। इसके अंदर बुध जैसा अगर कोई प्लैनेट है तो अगेन पर्सन को अट्रैक्टिव चार्मिंग दोनों बना सकता है। इसी के साथ साथ ये तीनों प्लैनेट ही यंग एज के प्लैनेट है। तो ये जब भी नवमांश की लगन में होते हैं, संभावना होती है कि पर्सन जो है वो अर्ली एजेस में मैरिज की तरफ ज़्यादा जाने की कोशिश करेगा। एंड उसी के साथ साथ दारा कारक इसमें बहुत एक्टिवेट होता है। ये समझिए दारा कारक कितना एक्टिवेट होगा कि आप उस पर्सन से पूछ सकते हैं फर्स्ट सेकंड थर्ड, मतलब रिलेशंस डेफिनेटली आदमी के देखने को मिलेंगे जब भी फेमिनाइन प्लैनेट नवमांश के अंदर कोई भी महत्वपूर्ण पोजीशन को धारण कर लेता है, चाहे वो लगन हो, चाहे वो 5th हाउस हो, 9th हाउस हो। अब लगन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो लगन को मैं प्राथमिकता दे रहा हूँ। मैं इसे नवम भाव से नवमेश से काउंट करने की इस सेशन में कोशिश नहीं करूँगा। तो हमको वही करना है जो कि आपका ये काफ़ी लॉजिकल हो, रैशनल हो एंड शास्त्र सम्मत हो। आपको उसी तरह से इसको आगे चलाना है। अगर यहाँ पर सूर्य बैठा हुआ हो
या शनि बैठा हुआ, इन दोनों में से अगर कोई भी एक भी प्लैनेट आके बैठ गया ना अगर आपकी नवमांश कुंडली के अंदर लगन में ही नवमांश के सूर्य या शनि, तो ये मैरिज को डिस्टर्ब करने के दो विशेष प्लैनेट है। शनि को जब देखा जाता है जब मैरिज में डिले की बात होती है कि मैरिज में कितना डिले है, साहब आप शनि से पूछिए। और मैरिज में आफ्टर सेपरेशन या आफ्टर चीटिंग्स तो नहीं है, वो आप सूर्य से पूछिए। बस दोनों ही प्लैनेट एक ही कैंप के प्लैनेट हैं जिनके साथ मैरिज में डिस्टर्बेंस रहा है। एक शनि है जो आफ्टर मैरिज मतलब मैरिज के बाद उनकी मदर के साथ जो हुआ उससे उनका व्यक्तित्व बदल गया। एक सूर्य है जो जिनकी पत्नी ने उनके साथ कुछ ऐसा करा, मतलब उनके स्पाउस ने कुछ ऐसा करा जिससे कि उनका पूरा पर्सनालिटी जो है वो चेंज हो गया। तो दोनों एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। अगर दोनों में से एक भी प्लैनेट नवमांश लगन के अंदर बैठ गया, वो व्यवस्था को समान बनाने की कोशिश करता है। अब हम देखेंगे गुरु को, तो गुरु अगर नवमांश की लगन में बैठा हुआ है तो ये डेफिनेटली पर्सन को स्पिरिचुअल बनाएगा। जो भी आपका स्पाउस आएगा उसके अंदर स्पिरिचुअलिटी काफ़ी ज़्यादा होगी एंड कोशिश करनी चाहिए कि आदमी अध्यात्म की तरफ काफ़ी रहे। अगर आप अध्यात्म की तरफ रहते हैं, गुरु का सानिध्य आपको मिल जाता है, मीन्स अर्ली एज में आप दीक्षा ले लेते हैं, तो वो भी आपको हेल्प कर सकता है मैरिज की तरफ जाने में। मतलब मैरिज के रिगार्डिंग जो क्लैरिटी होगी वो कहीं ना कहीं से स्पिरिचुअलिटी से आएगी। जितना आप स्पिरिचुअलिटी को अब्यूज़ करोगे और उससे सेपरेशन करने की कोशिश करोगे, उतना ही नवमांश कुंडली जो है वो उस प्लैनेट के प्रभाव से विरक्त होती चली जाएगी। अगर यहाँ पर आपका ये प्लैनेट राहु, प्लैनेट केतु, ये दोनों में से कोई भी बैठा हुआ हो, तो राहु नेचुरल अट्रैक्टर है, राहु अट्रैक्ट करता है। तो राहु का नवमांश कुंडली की लगन के अंदर होना दी बेस्ट अलाइनमेंट इसलिए हो सकती है कि अध्यात्म में तो ये अच्छी अलाइनमेंट नहीं मानी जाती है। अगर हम स्पिरिचुअलिटी वाइज जाएँ तो ये अच्छी अलाइनमेंट नहीं है डेफिनेटली राहु का लगन में होना, बट फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पर मैरिज वाइज ये अलाइनमेंट मुझे अच्छी दिखाई देती है। बिकॉज राहु मैरिज में जब भी अच्छा कुछ होना होता है तो राहु को इन्वॉल्व किया जाता है। राहु की दशा आ गई, देखिए एस्ट्रोलॉजर्स भी जब दशाओं पर जाते हैं, जैसे ही उन्हें राहु की दशा मिलती है उनको रिलीफ मिल जाता है कि ठीक है मैरिज की कुछ संभावनाएं बन सकती हैं। आज राहु की दशा आ गई, तो राहु अगर नवमांश की लगन में है तो वो दी बेस्ट अलाइनमेंट है। अगर यहाँ पर केतु है तो ये ब्रेकर है, ये हर चीज़ को ब्रेक करता है। अब ये अध्यात्म में तो आपको बहुत उन्नति करा देगा, बट व्हेन इट कम्स टू द मैरिज पर्सन क्या होगा, आइडियल पर्सन की तलाश करता रहेगा। पूरी लाइफ निकल जाती है आइडियल पर्सन की तलाश करने में कि कौन सा पर्सन जो है वो आइडियल है, आदर्श है। ये एक भी कमी अगर किसी में इनको दिख गई, वो वहाँ पर ये केतु अपने आप को एक्टिवेट कर देता है और चीज़ों को डिस्टर्ब करने की कोशिश करता है। तो दे आर डूज एंड डोंट्स व्हेन कम्स टू द नोड्स राहु और प्लैनेट केतु। सो आई थिंक हमने मेन प्लैनेट्स को तो हमने सारे ही प्लैनेट्स को कवर कर लिया है। अगर नवमांश कुंडली में कोई प्लैनेट ही ना हो, अगर वो खाली हो, उसके अंदर सब कोई बैठा ही नहीं है, अगर यहाँ पे कोई प्लैनेट नहीं बैठा है तो मैं उसको ज़्यादा फेवरेबल मानता हूँ। एज यहाँ पर आपका जो स्पाउस होगा उसके अंदर किसी एक गुण या एक एनर्जी की का डोमिनेंस नहीं होगा। मतलब एक एनर्जी का डोमिनेंस उसमें आपको देखने को नहीं मिलेगा कि यही एनर्जी है जो सब कुछ है, ऐसा डोमिनेंस आपको उसके अंदर नहीं देखने को मिलेगा जब भी नवमांश कुंडली के लगन के अंदर कोई प्लैनेट नहीं होगा। तो इसको अच्छा इसलिए मानता हूँ मैं कि आपको और फ्री विल इंक्रीज हो गई है। वो प्लैनेट आपको इतना असर्ट नहीं कर रहा। अगर यहाँ गुरु होता तो गुरु जैसा पर्सन ही आपको ढूंढना पड़ता या वो वहीं ऐसा ही मिलता आपको बार बार, बट यहाँ पर क्या है कि आप चीज़ों को असर्ट नहीं कर रहे हैं, आप जैसा है उसको वैसा चलाने की कोशिश कर सकते हैं, मतलब कुछ आप तलाश कर सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात है। अब हम बात करते हैं कि नवमांश का लगन मुझे पता है, अब ये लग्नेश जो है वो 12 भावों में कैसा नवमांश में फ़र्क कर रिजल्ट को देगा। मतलब नवमांश कुंडली में ही आपको इसको 12 भावों में घुमाना है। अगर ये नवमांश का स्वामी नवमांश में बैठा हो तो ये दी बेस्ट है। बिकॉज ऐसे पर्सन बहुत ज़्यादा असर्टिव होंगे और बहुत ज़्यादा डोमिनेंट होंगे। उनकी पर्सनालिटी में दिखेगा असर्टिव डोमिनेंट, दोनों को आप किसी पेन पेपर पे लिख लीजिए, पेपर पे पेन से, असर्टिव डोमिनेंट और डोमिनेंस उनका अच्छा खासा देखने को मिलेगा। अब ये प्लैनेट टू प्लैनेट वैरी करता है। सूर्य है तो वो उसका लेवल ऊंचा है, बुध है तो वो थोड़ा ऐसा है कि मेरे अनुसार चीज़ें कर लो, चंद्रमा है तो वो इमोशनल डोमिनेंट हो सकता है। तो इस तरह का डोमिनेंस आपको यहाँ देखने को मिल सकता है। ये पर्सन की प्लैनेट पर्सन की पर्सनालिटी पे सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंस डालेगा, गहरा इन्फ्लुएंस होगा और वो उस प्लैनेट के अराउंड ही अपने जीवन को निर्मित करने की कोशिश करेगा। तो ये एक अच्छी चीज़ है। अगर वहीं ये सेकंड हाउस में हो तो फैमिली का इन्फ्लुएंस जो है वो फॉर श्योर आपको देखने को मिलेगा। और नवमांश कुंडली का सेकंड हाउस जो है वो फैमिली से उठ के चीज़ों को बताता है। वो फैमिली को इतना कंसिडरेशन में नहीं लेता जितना, क्योंकि अध्यात्म में जब आत्मा की गति स्टार्ट होगी सो आत्मा बिलोंग्स टू दैट यूनिवर्सल फैमिली, उसकी कोई पर्सनल फैमिली है नहीं। तो यहाँ पर सेकंड हाउस क्या है, सेकंड हाउस का मतलब है आप कह सकते हैं कि जो आपको प्रगति कराए। तो ऐसा पर्सन ढूंढने की आपकी कोशिश होती है हमेशा जो आपको कोई ना कोई प्रगति कराए। आत्मा को भी प्रगति करनी है, उसको भी लेवल्स को क्रॉस करना है या एक लेवल से दूसरे लेवल पर जंप करना है। तो ऐसा कोई पर्सन आपको मिल सकता है या आपकी इच्छा ऐसी होगी जो हमेशा आपको कोई प्रगति कराए। मतलब कहीं भी बाधा बना आप उसको सेपरेट कर दोगे कि यहाँ से निकलो। अगर ये थर्ड हाउस के अंदर हो तो थर्ड हाउस ऑल अबाउट जो इच्छाएं दबी रह गई हैं, जो आत्मा की इच्छाएं दबी रह गई हैं, उनका थर्ड हाउस है। इसके अंदर बैठा हुआ प्लैनेट नवमांश कुंडली के अंदर नवमांश का स्वामी, लगन का स्वामी जब भी इस पर्टिकुलर हाउस के अंदर आके बैठता है उसकी इच्छाएं जो है वो जागृत हो जाती हैं और वो इच्छाओं से व्यवस्थाओं का निर्माण करना चाहता है। आउट ऑफ डिज़ायर वो चीज़ों को बनाना चाहता है। अब आउट ऑफ डिज़ायर क्या हो सकता है कि जो मुझे समझ में आएगा मैं वो काम करूँगा। ऐसा पर्सन आप ये समझ लीजिए ये रिटर्न है, इसको अब आप बदल नहीं सकते। बीट द दारा कारक कि आप किसी रिलेशन में जाओ या बीट द मैरिज कि आप मैरिज में जाओ, आपके पर्सन की एक थिंकिंग डेफिनेटली होगी
मैं वही करूँगा जो मुझे पसंद हो। लाइक माई वे और हाई वे आ जाता है जब भी तीसरा भाव इन्वॉल्व हो। और ऐसे पर्सन जो हो सकता है वो बिजनेस की तरफ से कहीं ना कहीं आ सकते हैं। बिकॉज जहाँ तक की जो इच्छाएं हैं, देखिए आत्मा की जो इच्छाएं हैं वो जब थर्ड हाउस में आती हैं नवमांश कुंडली के, तो वो बहुत ज़्यादा अपने आप को ग्रो करना चाहती हैं। बिकॉज थर्ड हाउस जो है, जैसे महर्षि पाराशर कहते हैं कि थर्ड हाउस इज़ द उपाप्च भाव, वो वर्क कुंडलियों में अप्लाई होता है। वो उपाप्च है, वो बाउंस कराता है। तो बाउंस आप इन्हीं चीज़ों में कर सकते हो। आप एक जॉब पे आ गए तो फिर वहाँ आप सेटल हो जाते हो, आप उसमें इतना ज़्यादा जंप नहीं लगा सकते जितना बिजनेस में। तो वहाँ से आने की संभावना मुझे ज़्यादा दिखाई देती है। आफ्टर मैरिज लाइफ दी बेस्ट तो नहीं, लेकिन हाँ मुझे बेटर दिखाई देती है आफ्टर मैरिज लाइफ। और पॉसिबल है कि आपका स्पाउस जो है एल्डेस्ट या यंगेस्ट हो। ये भी हो सकता है जब नवमांश का स्वामी थर्ड हाउस में बैठा हो और उनके बारे में एक बात आपको लगेगी कि इनके हर डिसीजन जो है गलत जाते हैं। ऐसा क्यों है, ये अष्टम टू अष्टम फॉर्मेशन है, बट उसको किसी और सेशन में हम कवर करेंगे। अगर ये फोर्थ हाउस में हो तो आत्मा के लिए चतुर्थ भाव क्या है, उसका आराम ग्रह है, जहाँ पे वो आराम करेगी, जहाँ पे वो चीज़ों को सोचेगी, जहाँ पर वो उन चीज़ों से आगे बढ़ेगी। तो यहाँ अगर नवमांश लगन का स्वामी आपके फोर्थ हाउस में आ गया, इसका मतलब है कि आपके पर्सन की जो आत्मा है हमेशा वो आराम की स्थिति में ज़्यादा रहती है, उसको आराम पसंद है। तो आराम पसंद लोग हो सकते हैं, ऐसे पर्सन हो सकते हैं क्रिएटिव हो, मतलब बहुत ज़्यादा क्रिएटिव हो और बहुत ज़्यादा आराम पसंद हो, मतलब बहुत ज़्यादा पहाड़ चढ़ने वाले या चीज़ों को एकदम से तबाह कर देने वाले या क्रांतिकारी कदम लेने वाले ऐसे पर्सन नहीं होते। वो कैसे होते हैं, उनके अंदर आराम की विशेषता होती है कि आराम करना, आराम लाइफ के अंदर सुकून मिलना चाहिए, उसकी अलाइनमेंट होती है। ये जब भी ऐसी अलाइनमेंट बनती है, काफ़ी कोमल आत्मा, काफ़ी स्वभाव से कोमल, आप स्वभाव से जब देखेंगे ना, ये मुझे बहुत अच्छी अलाइनमेंट लगती है कि ये बहुत इंसान को कोमल, बहुत बिल्कुल बटर स्मूथ इंसान बना देती है, जो चीज़ों को ज़्यादा कॉम्प्लेक्स ना करे। वो कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को डील करता है और उन्हें ख़त्म करता है। ये कॉम्प्लेक्स है, इसको इरेज करो। अगर ये फिफ्थ हाउस के अंदर हो तो फिफ्थ हाउस पूर्व पुण्य ज्ञान है, और नवमांश कुंडली का फिफ्थ हाउस भी पूर्व पुण्य से जुड़ा हुआ है, उसको पूर्व पुण्य से अलग नहीं किया जा सकता। तो आत्मा की जो प्रायर 1000 लाइव्स हैं या उसकी जो उससे भी पुरानी जो यात्राएं हैं वो फिफ्थ हाउस के अंदर है। जो भी नवमांश कुंडली का स्वामी फिफ्थ हाउस में आता है, एक त्रिकोण योग तो बनी गया, तो इसका मतलब है कि पर्सन जो है स्टेटस, कहीं ना कहीं स्टेटस को रखता है, ऊंची व्यवस्थाओं से आ सकता है, स्टेटस प्रवण पर्सन होगा। एंड द सेकंड इज कि फिफ्थ हाउस की ऊर्जाएं हैं, तो मुझे लगता है काफ़ी ज़्यादा लॉजिकल पर्सन हो सकता है, तार्किक रैशनल पर्सन हो सकता है, और कहीं ना कहीं उसकी आत्मा जो है वो पास्ट एनालिसिस में लगी रहती है, पास्ट लाइफ के बारे में समझना चाहता है, पास्ट चीज़ों को देखना चाहता है और हर चीज़ को वो रेट्रोस्पेक्टिव एस्पेक्ट से देखता है। मैंने ऐसे लोग बहुत देखे हैं, वो रेट्रोस्पेक्टिव बहुत होता है। इनको अपने पास्ट को बहुत क्लियर रखना चाहिए और कोई चीज़ छुपाने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। बोथ वेज अप्लाई होता है, ये बोथ वेज अप्लाई होता है, आपकी तरफ से भी और सामने वाले की तरफ से भी। बिकॉज यहाँ पर जो क्वेश्चन होगा वही यही होगा, मोस्टली यहाँ पर पास्ट की बातें ही करते हैं। जब भी मिलते हैं पास्ट की बातों के अलावा और बातों पर फोकस कम करेंगे जितना कि पास्ट की बातों पर करते हैं। नवमांश कुंडली का स्वामी अगर सिक्स्थ हाउस में आ गया तो सिक्स्थ हाउस जो है किसी भी कुंडली का, वो उसका पिंजरा है, उसका पिंजरा है। सिक्स्थ हाउस वो पिंजरा है जिससे उस चार्ट का निर्माण होता है। सिक्स्थ हाउस क्या है, प्रारब्ध है। नवमांश कुंडली क्या है, आत्मा की यात्रा है। अब आत्मा का स्वामी लगन जो है आत्मा है, तो उसका स्वामी छठे भाव में आ गया, इसका मतलब किसी तरह का पिंजरा है। और ये पिंजरा क्या है, जकड़न सी महसूस होती है। तो इन लोगों को मैरिज में हो सकता है थोड़ा सा जकड़न महसूस हो, रिलेशन में जाएं, जैसे ही जाते हैं एंटर करते हैं जकड़न, मतलब थोड़ी चीज़ें बस स्टैंड स्टिल हो चुकी है या चीज़ों के अंदर ब्लॉकेज आ चुका है, ऐसा महसूस हो सकता है। रहना चाहिए कि वो काम जो है वो इनके पिंजरे को, वो इनके उस ऑब्स्ट्रक्शन को, उस बाउंडेशन को डिस्टर्ब करता है। मतलब वो जो बाउंडेशन की लेयर है ना, वो इन्हें डिस्टर्ब करती रहती है। तो उससे इन्हें हमेशा सावधान बन के रहना चाहिए, मतलब प्रारब्ध से बहुत सावधान होना चाहिए। पूरी एनालिसिस जितनी आपकी बुद्धि है ना, सब लगा दीजिए एनालाइज करने में, क्योंकि यहाँ पर एक बार आफ्टर जब आप एंटर कर जाओगे ना, तब आपको ऐसा लगेगा चीज़ें रुक गई हैं, बंद गई हैं, और वो इन्हें पसंद नहीं आएगा। अब ये इनके ऊपर भी है, पर्सनालिटी कैसी है, प्लैनेट कौन सा है। शनि है अगर लगन का स्वामी या लगन में बैठा है तो ये पर्सन बहुत ढीले ढाले होता है, ठीक है, समय लग रहा है, कोई इशू नहीं है। प्लैनेट टू प्लैनेट भी डिफर करता है, बट ये अलाइनमेंट मुझे इतना खास इसलिए नहीं लगता या इतना पसंद इसलिए नहीं है कि यहाँ पर प्रारब्ध आ जाता है। और जब भी प्रारब्ध आता है ना, जब आत्मा प्रारब्ध में जाती है तो ऐसा लगता है कि कहीं भी चले जाओ चीज़ों में जकड़न आ जाती है। वहीं अगर सेवंथ हाउस के अंदर हो तो सेवंथ हाउस किस तरह का भाव है, देखिए नवमांश कुंडली का जो लग्नेश है वो जब सेवंथ हाउस के अंदर आएगा, वो अपने से सबसे दूर बैठा है और अपने भाव को देख रहा है। कोई भी प्लैनेट हो, चाहे यहाँ सूर्य आ गया, चंद्रमा आ गया, वो अपने आप को देख रहा है। तो ये रिफ्लेक्शन करने वाली व्यवस्था होती है। आपका जो स्पाउस है उसके कैरेक्टर के अंदर रिफ्लेक्शन सबसे ज़्यादा है, उसके अंदर झलकेगा रिफ्लेक्शन। और आफ्टर मैरिज क्या करोगे, आप सबसे ज़्यादा एनालाइज करोगे। कोई लोग मुझसे पूछते हैं आफ्टर मैरिज एनालाइज कौन सबसे ज़्यादा करेगा, हम लाइक ये इस तरह से बैठ गए हो। तो ये रिफ्लेक्शन को दिखाता है कि कितना आप देख रहे हो, दूर से देख रहे हो, आप अपनी कमियों को जान रहे हो। तो आपका स्पाउस ऐसा होगा जो डिस्कशन में विश्वास रखे, कमियों को देखने वाला हो, कमियों को समझे। एंड देयर कम्स की आपकी आत्मा भी ऐसा ही कोई पर्सन चाहती है आपके लिए, बिकॉज आप भी कोशिश कर रहे हैं अपनी कमियों के ऊपर वर्क करने की। नवमांश कुंडली आपकी है, आपको प्रभावित करती है।
तो उसकी कहीं ना कहीं आपकी भी इच्छा है कि ऐसा कुछ है तो उसके ऊपर वर्क किया जाए। अगर ये अष्टम भाव में आ गया तो अष्टम भाव मुझे ऐसा लगता है कि ये काफ़ी ज़्यादा रुका हुआ वाटर है। अष्टम भाव कैसा है? रुका हुआ वाटर है। इसके अंदर कितना गहरा है इसका किसी को नहीं पता। लग्नेश नवमांश का जो लग्नेश है, नवमांश का, जब वो अष्टम भाव के अंदर आता है तब आत्मा उस गहराई को नापने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पर जो आपको पर्सन मिलेगा ना, वो एक फिलोसोफर होगा। आप इसको नोट कर लीजिएगा, वो एक फिलोसोफर होगा, क्योंकि वो गहराई को नापने की कोशिश कर रहा है। कितना इन डेप्थ आप जा सकते हो, तो उसके कैरेक्टर के अंदर जुपिटर झलकेगा, टीचर के गुण झलकेंगे, फिलोसोफर के गुण झलकेंगे। इन डेप्थ वो जाने की कोशिश करेगा, ये कैसा है, वो कैसा है, वो चीज़ कैसे हुई, क्या ये अलाइनमेंट अच्छी अलाइनमेंट है। वेल, आत्मा जब भी गहराई में डाइव करती है तो वो समय लेती है, तो मैरिज में समय लगता है। ये बहुत सोच समझ के डिसीजन लेते हैं, बट उसको मैं बुरा नहीं मानता, बिकॉज जब आत्मा गहराई में कूदती है ना, तो वो कुछ ना कुछ मोती निकाल के लाती है। तो ये हमेशा कुछ ना कुछ मोती जैसे पर्सन्स को निकाल के लाते हैं। और इनके आसपास के अगर आप लोगों को देखोगे ना, इनके इकोसिस्टम को, आपको अच्छे अच्छे लोग, मतलब चुनिंदा लोग मिलेंगे कि भाई ये तो मतलब अलग ही तरह का पर्सन है। तो ऐसे लोग इनको मिलते हैं। ये अलाइनमेंट मुझे बहुत पसंद है। 2 ये 6-8 षडाष्टक योगा है, तो वो मैरिज में मैंने आपको बताया डिले होता है, समय लगता है, हर चीज़ में समय लेते हैं, क्योंकि इनकी आत्मा हर चीज़ में डाइव कर रही है, डीप हर चीज़ में घुस जाना चाहते हैं, या हर चीज़ के अंदर घुस के देखें क्या है इसके अंदर। तो वो ये लोग हैं। अगर नवम भाव में हो तो लग्नेश और नवम का त्रिकोण का संबंध कहीं भी बन जाए, किसी भी डिविजनल चार्ट में बन जाए, वो डिविजनल चार्ट बूस्ट हो जाता है, वो मजबूत हो जाता है। मैरिज का चार्ट मजबूत होगा, अर्ली मैरिज की संभावना है। इसी के साथ साथ मैरिज से आफ्टर मैरिज लाइफ बेटर होने की संभावना है। तो ये चीज़ आपको देखने को मिलेगी। 2 ये नवम भाव है, ये सोसाइटी का भाव है। यहीं से आपकी यात्रा शुरू हुई। आत्मा की यात्रा कहाँ से शुरू होती है? नवम भाव से। तो अब लग्नेश नवम भाव में ही आ चुका है, तो अब वो उस एनर्जी को और गहराई तक फील कर रहा है। अब तक वो सारे काम अकेला कर रहा था। जब वो चौथे भाव में था आराम से सो रहा था, जब वो 5th हाउस में था वो खुद एनालिसिस कर रहा था। अब नवम भाव है। अब यहाँ पे आपको डिवाइन इंटरवेंशंस भी देखने को मिलेंगी और आपकी फैमिली का इन्फ्लुएंस भी देखने को मिलेगा। तो फैमिली का इन्फ्लुएंस सबसे ज़्यादा यहीं आता है और डिवाइन इंटरवेंशंस भी सबसे ज़्यादा यहीं होती है। अब डिवाइन इंटरवेंशंस क्या हैं? आप मंदिर में गए, कोई संबंध की संभावनाएं बनी। आप कोई स्पिरिचुअल जर्नी, स्पिरिचुअल प्रोग्राम में गए, कोई संभावना बनी। आप कुछ भी स्पिरिचुअल काम करते हो, कोई ना कोई संबंध या संभावनाएं जो है वो बनने लग जाती हैं। तो ये है स्पिरिचुअल एनर्जीज नवम भाव की। ये फादर, ग्रैंडफादर, गुरु का भाव है। और मैं इस भाव को इसलिए अच्छा मानता हूँ कि ये भाव आपको सेटलमेंट देता है। ये भाव चीज़ों में नहीं लगा रहता है, ये सेटल कर देता है चीज़ों को। तो जल्दी से जल्दी सेटल करने की आपकी इच्छा होती है, और ऐसी आत्मा आपको मिलेगी जो काफ़ी ज़्यादा क्लियर माइंडेड हो, अपने थॉट्स में क्लैरिटी रखती हो, अपने वचनों पे हो, मतलब चीटर ना हो, लॉयल पर्सन हो, और फैमिली से इन्फ्लुएंस्ड हो। अब ऐसे लोगों के साथ क्या है कि इन्हें दारा कारक को एक्टिवेट कम करना चाहिए। अब अगर आप रिलेशंस में जाओगे और उसमें अगर फैमिली, सोसाइटी एंड ऑल इनकी समस्याएं हैं, तो फिर आप भूल जाइए कि ये नवम भाव अपने हाथ से जाएगा। ये नवमांश है, ये विचलित नहीं होता। तो इसका इन्हें ध्यान रखना चाहिए। अगर ये 10th हाउस में हो तो नग्नेश नवमांश का अगर 10th हाउस में हो, मेरा कर्म भाव है। नवमांश कुंडली हो, सप्तमांश कुंडली हो, दशमांश कुंडली हो, द्वादशमांश कुंडली हो, त्रिशांश कुंडली हो, हर कुंडली का 10th भाव कर्म भाव है। कर्म का मतलब क्या है? आत्मा के साथ जजमेंट होगी, अब न्याय किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट लाइफ डीड्स, पूर्व जन्म के कर्म के अनुसार। तो यहाँ पर वही होता है कि पूर्व जन्म के कर्मों के अनुसार आपके साथ न्याय होगा जब भी लग्नेश नवमांश का 10th हाउस में हो। अब ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। इसीलिए केंद्र, ये एकमात्र केंद्र है जो कि उपाप्च भाव में आता है। ये बढ़ा भी दे और घटा भी दे, और अपने आप बढ़ता घटता है। इसमें ऐसा नहीं है कि आप कुछ एफर्ट दोगे, आप मोटरसाइकिल से जा रहे थे पहले कहीं, अब आप कार से जाने लगे, फिर आप हेलीकॉप्टर से जाने लगे, ऐसा नहीं। अपने आप घटाएगा, अपने आप बढ़ाएगा, क्योंकि वो कर्मा की लेयर उसके साथ चलती है। तो यहाँ पर बैठा हुआ लग्नेश जो है नवमांश का, वो काफ़ी ज़्यादा ऐसी ऊर्जाओं, ऐसी एनर्जीज़ के राउंड रहता है। वो क्या कोशिश करेगा? कर्मों के साथ आपके साथ न्याय किया जाएगा। मतलब कहीं से भी कभी भी संबंध आने की संभावना है। और यहाँ पर मैरिज में जो भी होगा वो आपको मतलब गहराई तक चोट करता है। गहराई तक मतलब वो फील होता है, क्योंकि आपके साथ न्याय हो रहा है उस चीज़ के कारण। तो कई बार होता है सोसाइटी पोक करने लग जाए, रिलेशन में सब कुछ चल रहा है, एकदम से कुछ हो जाए, वहाँ पे कोई पोक करने लग जाए आपको। वो क्यों होता है? क्योंकि ये न्याय हो रहा है वहाँ पे, और ये जो भी होता है ना, ये आपको गहराई तक चुभता है। इसीलिए दशमांश कुंडली को जब देखते हैं, अगर वो 10th हाउस में ही उसका प्लैनेट आ गया, तो कह देते हैं कि अब जो भी होगा कैरियर, मतलब अब आपके लिए कैरियर नहीं रहा, वो प्रोफेशन नहीं रहा कि मतलब एक आप पैसा कमा रहे हो उससे ना, वो अब आपके लिए प्रोफेशनलिज्म हो गया है। वो अब आपके लिए जीने मरने का सवाल हो गया। तो ये वो जीने मरने का सवाल बन जाता है। इसमें थोड़ा सा भी प्लस माइनस हुआ नहीं और आपको डिस्टर्बेंस आने लगे नहीं। अगर वहीं ये 11th हाउस में हो
तो नवमांश कुंडली का लग्नेश अगर 11th हाउस में हो तो मुझे इस अलाइनमेंट से काफ़ी अच्छी उम्मीदें रहती हैं, बिकॉज ये इस जीवन में आपकी आत्मा एक चीज़ को तलाश कर रही है, क्या प्राप्त करना है और कहाँ छोड़ देना है। तो ये लोग एक चीज़ में क्लैरिटी ले आएंगे और इन लोगों के जीवन में एक से अधिक संबंध आने की संभावनाएं सबसे ज़्यादा रहती हैं, बिकॉज ये जंप करते रहते हैं एक से दूसरी, दूसरी से तीसरी, इनकी आत्मा इच्छाओं को स्विच करती रहती है। जो होता है ना कि 100 प्रपोजल रिजेक्ट करके कौन बैठा है, ये लोग बैठे हैं। कई बार नहीं भी आते, दोनों ही संभावनाएं हैं, पर अगर आएंगे तो फिर ये एक एक को स्विच करेंगे, इससे उधर, उससे उधर, उससे उधर। उस दिन के अंदर एक चीज़ चलती रहती है इनके माइंड में कि हमें इस लाइफ के अंदर 2 चीज़ों को फोकस करना है, प्राप्त करना है। द फर्स्ट इज़ कि लेट गो, ये जो इच्छा है नहीं, मतलब मेरी जो गलत डिज़ायर है उससे मुझे मुक्ति चाहिए, जो मैं पूरी कर सकता हूँ वो मैं करूँगा। तो इस तरह से ये काम कर रहे हैं किसी और लेवल पे, और वो इनकी मैरिज को इन्फ्लुएंस कर रहा है। मतलब ये किसी और लेवल पे काम कर रहे हैं। इनकी मेन थिंकिंग, मैरिज इनकी इतनी थिंकिंग नहीं हो सकती जितना कि किसी और स्पिरिचुअल लेवल पे या डायमेंशन पे काम करना। अगर ये 12th हाउस में हो, क्या ये अलाइनमेंट बहुत शानदार अलाइनमेंट है। अगेन 6 से 12 का जब भी जिक्र आएगा, ऐसा लगेगा कि कुछ ना कुछ आपके जेब में से, पॉकेट में से जा रहा है। तो ये यहाँ महसूस होगा कि कुछ ना कुछ पॉकेट में से जा रहा है। और आफ्टर मैरिज, आफ्टर रिलेशन भी ऐसा ही लग सकता है कि आत्मा कुछ ना कुछ पॉकेट में से खींच रही है, और इससे इन्हें सावधान रहना चाहिए कि कुछ इनकी पॉकेट में से जा तो नहीं रहा। एट द एंड इनकी पॉकेट जो है वो सेफ है या नहीं है, कि मतलब इनकी पॉकेट में कुछ रहे या ना रहे। और इन लोगों को एक सावधानी बरतनी चाहिए कि इनके साथ कोई चीटिंग, डिसलॉयल्टी, ऐसी चीज़ें ना हो, मतलब कोई इनका ट्रस्ट को ब्रेक ना करे। मैं 12th हाउस को अच्छा मानता हूँ उस व्यवस्था में जब आप और आपके पार्टनर जो है किसी स्पिरिचुअल जर्नी, स्पिरिचुअल प्रोग्राम की तरफ है, या आप और आपके पार्टनर कर्मास को सॉल्व करना चाहते हैं। बिकॉज इस जीवन में एक चीज़ फॉर श्योर होने वाली है, जो कहता है ना कि 7 जन्म के नाते हैं, 7 लाइफ के जो नाते हैं, तो ये आप ये समझिए, ये 7th लाइफ है। मतलब इसके बाद फॉर श्योर आप उस कर्म को काटेंगे, उस प्लैनेट के साथ जो कर्म है उसको आप काट के मानेंगे। आपकी आत्मा ने डिसाइड कर लिया है ये अब लिबरेट होना है। तो इनसे जब मैरिज के सवाल पूछे जाते हैं तो इनके अंदर से जाने कितनी बातें निकलेंगी, और इनके पर्सन में हो सकता है इस लाइफ का जो पर्सन है उसके अंदर इतनी ऊर्जाएं हो भी ना, जितनी इनके अंदर से वो एनर्जीज निकलेंगी। मतलब इनके पास पूरी बुक प्रिपेयर रहती है, और ये वो लोग हैं जो जिनके आत्मा का मेन मोटो क्या है कि बस इस ब्रेक को इस बार इरेज करना है, इस प्लैनेट की तरफ जितने भी कर्माज हैं उन्हें खत्म करने की कोशिश करनी है। तो ये एक वे है इसे जज करने का। और भी काफ़ी वेज हैं, RTN है, NTR है, तो उन्हें हम समझेंगे अगले सेशन में। उसके लिए आपको क्या करना है, आपको कनेक्ट बनाए रखना है। समय लग रहा है हर चीज़ के अंदर, उसके लिए माफ़ी चाहते हैं। बट दो मेरी आदत ही ये है कि मैं स्वयं हर काम को, मतलब जो भी एस्ट्रोलॉजी से लिंक है उसको मैं करने की कोशिश स्वयं करता हूँ, चाहे वो कंसल्टेशन हो। ऐसा नहीं है कि कंसल्टेशन पे आप बुक कर लें और आपको कोई 3rd पर्सन या 4th पर्सन आपकी फ़ोन को या जूम मीटिंग को उठा कर आपसे बात करे ना, वो संभव नहीं है। वो टेक्निकल काम जो है वो कोई और कर सकता है। बट व्हेन इट कम्स टू एस्ट्रोलॉजी, आई बिलीव इन कि मैं करूँ आपके साथ डिस्कशन, तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो इसी के साथ पॉजिटिव नोट के साथ समापन करते हैं इस सेशन का। कनेक्ट बनाए रखिएगा। धन्यवाद।